हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक स्मार्ट। तो चलिए आज फिर से आपका भाई लेकर आ गया है स्टॉक स्मार्ट गुरुकुल के अगले पार्ट को, जिसमें कवर करेंगे कि किसी भी शेयर को कैसे बाइंग या सेलिंग करें। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि हम लोगों ने स्टॉक स्मार्ट गुरुकुल के पहले पार्ट में बिगिनर्स के मन में क्या क्या सवाल आते हैं उसे कवर किया था, और दूसरे पार्ट में डीमेट अकाउंट क्या होता है और इसे कैसे बनाया जाता है उसे कवर किया था। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करेंगे अपने स्टॉक स्मार्ट गुरुकुल के अगले पार्ट को, जिसमें कवर करेंगे कि किसी भी शेयर को कैसे बाइंग या सेलिंग करें। जी हाँ दोस्तों, एक्चुअली किसी भी शेयर को बाइंग या सेलिंग करने के दौरान हमें सबसे पहले उसकी एनालिसिस कर लेनी चाहिए। एक्चुअली एनालिसिस दो प्रकार के होते हैं, एक तो फंडामेंटल एनालिसिस होता है और दूसरा होता है टेक्निकल एनालिसिस। अगर बात की जाए फंडामेंटल एनालिसिस की, तो एक्चुअली ये जो होता है सो किसी भी कंपनी के फंडामेंटल्स पे डिपेंड करता है, और अगर बात की जाए टेक्निकल्स की तो ये इसके प्राइस पैटर्न, वॉल्यूम, ये सब पे डिपेंड करता है। फंडामेंटल जो होता है एक्चुअली दोस्तों मतलब लॉन्ग टाइम के पर्सपेक्टिव से इसे चेक किया जाता है, और वहीं पे टेक्निकल जो होता है सो शॉर्ट टाइम पर्सपेक्टिव से ये चीज़ किया जाता है। ऐसा कह सकते हो आप कि फंडामेंटल्स जो होता है सो इन्वेस्टर यूज़ करते हैं, और टेक्निकल जो होता है सो ट्रेडर यूज़ किया करते हैं। और एक्चुअली इस एनालिसिस से फ़ायदा क्या होता है कि हमें किसी भी स्टॉक के हिस्ट्री के बारे में मालूम चलता है कि उसने पास्ट में क्या किया, फ्यूचर में क्या कर सकता है, उसका थोड़ा सा अंदाज़ा हमें मिलता है। उसमें कैसा राइज एंड फॉल रहा, मतलब कि गिरावट जब होता है तो किस प्रकार की गिरावट होती है, जब ऊपर जाता है तो कितना तेज़ी से भागता है। तो ये सब का हमें क्या होता है, इससे रफ़ आइडिया मिल जाता है, और इसी एनालिसिस के कर लेने के बाद ही हमें किसी भी शेयर को बाइंग या सेलिंग करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, एक्चुअली किसी भी शेयर को हमें बाइंग या सेलिंग करने से पहले क्या करना होता है, उसे एनालिसिस करना होता है, और उस एनालिसिस को और ज़्यादा डिटेल में समझने के लिए हमें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं उसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये बेसिक टर्म्स हमें मालूम नहीं होगा तो हम जो है सो इस एनालिसिस को सही ढंग से समझ नहीं पाएंगे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस बेसिक टर्म्स को ही पहले आपको समझा दिया जाए, ताकि आप जो हो सो खुद से किसी भी स्टॉक को ईज़िली सेलेक्ट करने के कैपेबल हो जाओ। तो चलिए दोस्तों, उसी बेसिक टर्म्स को अब हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम एक्चुअली कवर करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स को, जैसे है मार्केट कैप क्या होता है, ईपीएस क्या होता है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या होता है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो क्या होता है, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो क्या होता है, करेंट रेशियो क्या होता है। तो एक्चुअली यही कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स होते हैं जिसे हमें इस वीडियो में कवर करना है, और इसके अलावा और भी कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स होते हैं जिसे एक्चुअली हम अगले वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर सारा टर्म्स को एक ही वीडियो में कवर करें तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। जैसे कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म्स जो होते हैं, जैसे गैप अप ओपनिंग क्या होता है, गैप डाउन ओपनिंग क्या होता है, अनचेंज्ड क्या होता है, टॉप लाइन बॉटम लाइन, बीड क्या होता है, आस्क क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, स्टॉक शेयर इक्विटी मार्केट क्या होता है, सेबी क्या होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो होता है एलटीसीजी जिसे बोलते हैं वो क्या होता है, एसटीसीजी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है। उसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं जैसे फेस वैल्यू, बोनस, स्प्लिट, डिविडेंड, ये सब हमें समझना होगा। तो खैर ये सब तो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। फ़िलहाल हम अपने टॉपिक पे आते हैं, जिसमें हम लोग कवर करेंगे मार्केट कैप, ईपीएस, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट करेंट रेशियो। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मार्केट कैप, यानी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन। जी हाँ दोस्तों, अगर बात की जाए मार्केट कैपिटलाइजेशन की यानी कि मार्केट कैप की, तो आप ऐसा समझ लो कि किसी भी कंपनी को पूरी तरह से खरीदने के लिए जितनी कैपिटल की हमें रिक्वायरमेंट होगी उसी को मार्केट कैप कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर बात की जाए मार्केट कैप की टाइप की, तो एक्चुअली 4 से 5 प्रकार के होते हैं, जैसे कि लार्ज कैप हो सकते हैं, मिड कैप हो सकते हैं, स्मॉल कैप हो सकते हैं, माइक्रो कैप हो सकते हैं, और इवन नैनो कैप भी होते हैं। अब इसका मतलब कैसे पता करें कि कौन सा लार्ज कैप है, मिड कैप कौन सा है, और कौन सा है स्मॉल कैप, माइक्रो कैप या फिर नैनो कैप। तो दोस्तों इसके मार्केट कैप से एक्चुअली हम इसे पता कर लेते हैं कि ये जो है सो किस कैटेगरी में फॉल करेगा। अगर बात की जाए नैनो कैप की, तो इसका जो मार्केट कैप होता है वो या तो 100 करोड़ या फिर 100 करोड़ के नीचे होता है।
अगर बात करें माइक्रो कैप की तो इसका जो मतलब मार्केट कैप होगा वो मतलब बिटवीन 100 करोड़ टू 500 करोड़ के बीच में होगा। और वहीं पे स्मॉल कैप की बात की जाए तो इसका जो होता है मार्केट कैप बिटवीन 500 करोड़ टू 5000 करोड़ होता है। और वहीं पे मिड कैप की बात की जाए तो इसका जो होता है सो बिटवीन 5000 करोड़ टू 20000 करोड़ हो जाता है। और वहीं पे लार्ज कैप की बात की जाए तो इसका जो होता है सो या तो 20000 करोड़ होना चाहिए या फिर उसके ऊपर होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, लार्ज कैप हो जाएगा। और जैसा कि आपको मालूम होगा दोस्तों कि बहुत लोग जो होता है जो मतलब स्टॉक मार्केट में सेफली पैसा बनाना चाहते हैं, जिनको मतलब स्लोली पैसा बनाने में इंटरेस्ट है, तो क्या करते हैं, लार्ज कैप को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि लार्ज कैप जो होता है सो धीरे धीरे करके पैसा बनाएगा, बट क्या होगा, लॉन्ग टाइम में यही अच्छा रिटर्न देगा। लेकिन कुछ लोगों को रिस्क लेना पसंद होता है और ऐसे लोग एक जनरली स्मॉल कैप या फिर माइक्रो कैप या फिर नैनो कैप पे फोकस करते हैं, जिसमें रिस्क तो होता है लेकिन रिस्क के साथ रिटर्न भी ज़्यादा मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है। और जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि किसी शेयर का अगर प्राइस ज़्यादा महंगा है तो वो मतलब लार्ज कैप होगा, और छोटा प्राइस है उसका मतलब कम प्राइस है तो वो माइक्रो कैप या फिर स्मॉल कैप या फिर नैनो कैप होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हो सकता है कोई लार्ज कैप हो लेकिन उसका प्राइस जो हो सो कम हो, और वहीं पे कुछ जो होगा सो मतलब स्मॉल कैप हो सकता है, माइक्रो कैप या फिर नैनो कैप हो सकता है जिसका प्राइस ऊपर रहता है। तो हमें क्या है, मार्केट कैप के अनुसार उससे डिसाइड करना है कि वो जो है सो लार्ज कैप के कैटेगरी में आएगा या मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप या फिर नैनो कैप में। और अगर बात की जाए मार्केट कैप को निकालते कैसे है, तो उसका एक सिंपल सा फार्मूला होता है, डेट इज़ मार्केट कैप इज़ इक्वल टू शेयर प्राइस इनटू टोटल शेयर। मतलब कि जो भी कंपनी का शेयर होता है उसके प्राइस से हमको एक्चुअली क्या होता है, नंबर ऑफ़ शेयर से क्या करना होता है, मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो उससे क्या होता है, हमें मार्केट कैप मिल जाता है। चलिए अब इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी का शेयर प्राइस यानी कि एक शेयर का दाम 100 रुपया है और नंबर ऑफ़ शेयर मतलब टोटल शेयर जो है सो 1000 है। तो अब हमें मार्केट कैप निकालना है, तो हमें पता है कि मार्केट कैप का फार्मूला क्या होता है, मार्केट कैप इज इक्वल टू शेयर प्राइस इंटू टोटल शेयर। तो इसे क्या करेंगे, अब हम इक्वेशन में पुट कर देंगे, मतलब 100 इंटू 1000 करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, 1 लाख। तो यही 1 लाख जो है सो क्या हो गया, उसका मार्केट कैप हो गया। खैर अब हम चलते हैं अपने अगले टर्म्स पे जो कि है ईपीएस। अगर बात की जाए ईपीएस की तो इसका फुल फॉर्म होता है अर्निंग पर शेयर, यानी कि कोई भी कंपनी मतलब कितना कमा के दे रहा है अपने पर शेयर पे, उसी को हम क्या कहते हैं, ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। अगर बात की जाए ईपीएस की फार्मूला की तो इसका फार्मूला होता है ईपीएस इज इक्वल टू नेट इनकम बाई नंबर ऑफ शेयर्स। अब हमें यहाँ पे ध्यान में क्या रखना है कि नेट इनकम और नंबर ऑफ शेयर्स होता क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं नेट इनकम। मान लो कि कोई कंपनी अपना बिजनेस रन कर रहा है और इस बिजनेस में क्या हुआ, उसे 100 रुपया का प्रॉफिट हो गया, बट फिर क्या होता है कि उसको क्या होता है, कुछ एक्सपेंसेस के कारण उसे 20 रुपया मतलब खर्च करना पड़ जाता है। तो एट द एंड बचा कितना, 80 रुपया। तो यही इसका क्या हो गया, नेट इनकम हो गया। और अगर बात की जाए नंबर ऑफ़ शेयर्स की तो दोस्तों नंबर ऑफ़ शेयर्स मतलब ऐसा समझ लो कि फ्री फ्लोटिंग शेयर्स जो होता है वही हमें नंबर ऑफ़ शेयर्स में लेना है। अब आप सोच रहे होंगे कि फ्री फ्लोटिंग शेयर्स क्या होता है। अगर बात की जाए फ्री फ्लोटिंग शेयर की तो मान लो कोई कंपनी है जिसमें प्रोमोटर का स्टेक 75% है और बचा हुआ 25% स्टेक क्या हो गया, उसमें रिटेल पार्टिसिपेट कर रहे हैं या फिर एफआईआई या फिर डीआईआई ये सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे क्या फोकस करना है कि जो स्टेक प्रोमोटर के पास है उसको छोड़ करके, मतलब जैसे 75% प्रोमोटर के पास हुआ तो बचा कितना, 25%। तो 25% स्टेक जो हुआ, मतलब जो 25% कंपनी का जो शेयर है वही क्या हुआ, फ्री फ्लोटिंग शेयर हुआ। तो इसी को क्या करते हैं हम लोग, नंबर ऑफ शेयर में लेते हैं। अब आपको अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। मान लो कोई कंपनी है जिसमें प्रोमोटर का स्टेक 75% है और पब्लिक का स्टेक 25% है। तो अब मुझे यहाँ पे बताओ कि फ्री फ्लोटिंग शेयर जो है सो यहाँ पे कितना परसेंटेज हो गया। तो आपको मालूम है कि मैंने अभी क्या बताया कि प्रोमोटर का स्टेक को छोड़ के बाकी जो स्टेक बचता है सो क्या होता है, फ्री फ्लोटिंग शेयर्स होता है। तो मतलब यहाँ पे क्या हो गया, पब्लिक के पास 25% है, इसका मतलब 25% क्या हो गया, फ्री फ्लोटिंग शेयर हो गया।
और एक कंपनी मान लो 120 रुपया का प्रॉफिट कर रहा है, बट उसे 20 रुपया जो है सो क्या हो रहा है, उस कंपनी को मतलब चलाने में क्या हो रहा है, 20 रुपया खर्च हो जा रहा है। तो मतलब उसके पास जो नेट इनकम आया वो कितना आया, तो 120 माइनस 20 करेंगे तो 100 आया, यानी कि क्या हो गया, उसका नेट इनकम 100 रुपीज़ हो गया। ठीक है, तो अब हमें ईपीएस निकालना है। तो ईपीएस निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो ईपीएस निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला था क्या चीज़, नेट इनकम बाई नंबर ऑफ शेयर्स। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास नेट इनकम जो है सो कितना है, 100 रुपीज़। तो 100 को क्या करेंगे, उस पर रख देंगे, मतलब ऊपर में न्यूमरेटर की जगह पे, और डिनोमिनेटर की जगह पे क्या रख देंगे, 25, क्योंकि फ्री फ्लोटिंग का जो नंबर है सो कितना है, 25 है। तो 100 डिवाइडेड बाई 25 करेंगे तो हमारे पास ईपीएस का जो रिजल्ट आएगा सो क्या आएगा, 4 आएगा। तो इसको अगर मतलब क्या हुआ, इसका कहने का मतलब, इसका कहने का मतलब यह हुआ कि हमें क्या है, 1 रुपया कमाने के लिए उस कंपनी को वो कितना देना पड़ रहा है, 4 रुपया देना पड़ रहा है। ठीक है, और इसको और सिंपल वे में कैसे समझ सकते हैं कि मान लो उस कंपनी का, जिस कंपनी का अभी मान लो एग्जांपल में हम लोगों ने बात किया, उसी कंपनी का मान लो कि शेयर प्राइस कितना है, 20 रुपया चल रहा है। ठीक है, और उसका ईपीएस कितना है, 4 रुपया। तो ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज़, कि 4 रुपया कमाने के लिए हमें कितना पे करना पड़ रहा है, 20 रुपया पे करना पड़ रहा है। ठीक है, नहीं तो ऐसे और सिंपल वे में वही है कि मतलब 1 रुपया कमाने के लिए हमें कितना पे करना पड़ रहा है, 4 रुपया, जो ईपीएस का जो रिजल्ट आया सो। ठीक है, तो मुझे लगता है कि मैं आपको शायद इसे अच्छा से समझा पाया हूँ। अगर फिर भी इसमें कुछ डाउट हो तो ज़रूर पूछना कमेंट सेक्शन में, मैं आपको ज़रूर उसका आंसर देने का कोशिश करूँगा। खैर, अब हम चलते हैं अपने अगले टर्म्स पे, जो कि है P/E रेशियो, मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अब प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या होता है ये हमें समझना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो का जो फार्मूला होता है वो होता है शेयर प्राइस बाई ईपीएस, मतलब अर्निंग पर शेयर। तो चलिए दोस्तों, अब हम P/E रेशियो को समझने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो मान लो कोई कंपनी है जिसका प्राइस मतलब शेयर प्राइस कितना है, 20 रुपया है, और ईपीएस अर्निंग पर शेयर क्या है, 4 रुपया है, जो अभी हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था। उसी को एग्जाम्पल में आगे कंटिन्यू करते हैं ताकि आपको ईजिली समझ में आते जाए। तो मान लो क्या है कि शेयर प्राइस 20 रुपया है और ईपीएस अर्निंग पर शेयर कितना हो गया, 4 रुपया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकालना है। तो हमें क्या करना है, अब सिंपली फार्मूला पे पुट कर देना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, जैसे प्राइस टू अर्निंग इज इक्वल टू क्या होता है, शेयर प्राइस बाई ईपीएस। तो शेयर प्राइस कितना है, 20 रुपया, और ईपीएस कितना है, 4 रुपया। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, इसमें दो टर्म्स आता है, जैसे एक होता है अंडर वैल्यूड और एक होता है ओवर वैल्यूड। मतलब कोई भी कंपनी क्या है, अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड, उसे पता करने का क्या होता है, यहीं पे हम क्या करते हैं, इसे पता करते हैं। तो एक्चुअली दोस्तों क्या होता है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो होता है सो क्या होता है, अगर 1 के नीचे आए, ठीक है, तो क्या होता है, वो अंडर वैल्यूड होता है। मतलब ये हमारे लिए जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनके लिए अच्छा है, मतलब इसमें आप पोजीशंस बना सकते हो। और ओवर वैल्यूड का मतलब क्या हो गया, अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो 1 से ज़्यादा हो जाए तो क्या हो गया, वो ओवर वैल्यूड है, वो और उस शेयर होल्डर्स के लिए क्या होता है, मतलब वो फायदे का सौदा नहीं होता है। बट आपने अभी जो एग्जाम्पल देखा पीछे, जिसमें क्या आया था, प्राइस टू अर्निंग रेशियो हमारे पास आया था वो 5। इसका मतलब 5 जो है वो तो महंगा हो गया। तो दोस्तों महंगा तो है, लेकिन क्या होता है, हम एक्चुअली इसे अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड इतना ईजिली नहीं कह सकते। एक्चुअली क्या होता है, हमें इसके लिए पहले इंडस्ट्री एनालिसिस करना होता है कि इंडस्ट्री का पीई क्या चल रहा है, और उसके बाद उसके कंपटीटर का पीई जा कर के चेक करते हैं, और इस बेसिस पे फिर फाइनली हम डिसीजन लेते हैं कि ये जो स्टॉक है सो क्या है, महंगा है या सस्ता है, मतलब ओवर वैल्यूड है या फिर अंडर वैल्यूड है। और एक्चुअली इसमें एक और फैक्टर आपको ध्यान में क्या रखना होगा दोस्तों, कि कभी कभी क्या होता है, जैसे आप कंपटीटर का ही चेक करोगे ना, तो उसमें क्या होता है, उसका तो लगेगा क्या चीज़ कि भाई ये तो अंडर वैल्यूड है, लेकिन मैं जो स्टॉक लेना चाह रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, कभी कभी मतलब कुछ स्टॉक्स को क्या होता है, उसके फ्यूचर को देखते हुए उसमें क्या होता है, लोग उतना पैसा देने को तैयार हो जाता है। तो इसलिए क्या होता है, हमें कुछ मतलब आने वाले फ्यूचर में उसमें क्या हो सकता है वो सब के बारे में हमें तो पता नहीं होता है, लेकिन बड़े बड़े लोगों को क्या होता है, पता होता है ये चीज़। तो क्या करते हैं, वो पहले ही से एक्चुअली क्या होता है, वो उस पर रिएक्ट करने लगते हैं, जिसके कारण क्या होता है, उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो होता है सो ज़्यादा महंगा दिखने लगता है।
और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमें कभी भी एक रेशियो को देख करके कंपनी को जज नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, जैसे हमारे पास 4 से 5 क्या है रेशियो है, ठीक है, तो उसमें से कोशिश करना है कि वो 3 से 4 रेशियो को तो फॉलो करे, तभी जाके हम क्या कर सकते हैं, उसमें पोजीशंस बनाने के बारे में सोच सकते हैं। खैर अब हम चलते अपने अगले टर्म्स पे, जो कि है D/E रेशियो, यानी कि डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। जी हाँ दोस्तों, अगर बात की जाए डेब्ट टू इक्विटी रेशियो का, तो इसे सिंपल लैंग्वेज में ऐसा कह सकते हैं कि मतलब कंपनी में बाहर वालों का कितना पैसा लगा हुआ है और कंपनी में अंदर वालों का कितना पैसा लगा हुआ है। अब इसे मैं आपको थोड़ा सा और सिंपल वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। मतलब मैं क्या बोला अभी, कि बाहर वालों का कितना पैसा लगा हुआ, मतलब लोन के रूप में कंपनी जो है सो पैसा कितना उठा रहा है, उसी को डेब्ट बोलते हैं, कर्ज। और अंदर वालों का कितना पैसा लगा हुआ है, मतलब क्या है कि इक्विटी के रूप में, मतलब शेयर होल्डर का कितना पैसा उसमें लगा हुआ है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जैसे आइडियल रेशियो जो होता है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, वो क्या होता है, 1 होता है। मतलब क्या है कि अगर आप 1 रुपये कर्ज ले रहे हो तो आप 1 रुपये क्या कर रहे हो, अपना लगा रहे हो। मतलब इसको ऐसे कह सकते हैं कि अगर आप किसी से 1 रुपये कर्ज ले रहे हो तो आपके पास 1 रुपये देने के लिए होना भी चाहिए। तो इसी को क्या कहते हैं, आइडियल डेब्ट इक्विटी रेशियो। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो डेब्ट होता है उस पर क्या करना होता है, कंपनी को इंटरेस्ट पे करना होता है, जो कि मैंडेटरी होता है। और इक्विटी मतलब जो अंदर का जो पैसा लगा हुआ रहता है, जिसके बदले में कंपनी डिविडेंड देना चाहे तो दे सकता है, मतलब वो मैंडेटरी नहीं होता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है इसमें। और एक और बात आपको मैं बता दूँ कि आइडियल डेब्ट इक्विटी रेशियो जैसा कुछ होता नहीं है एक्चुअली। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें एक्चुअली उसके डेब्ट टू इक्विटी रेशियो पे ये चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि कहीं वो जो कंपनी है उसका ये जो रेशियो है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, वो कहीं कंटिन्यूसली बढ़ते तो नहीं जा रहा है। अगर बढ़ते जा रहा है तब जाके क्या है, वो हमारे लिए खतरा का सिग्नल है। तो हमें क्या करना, वैसे सिचुएशंस में हमें अलर्ट हो जाना है। और अगर मान लो कि कंपनी क्या कर रहा है, अपने मतलब कर्ज तो ले रहा है लेकिन क्या कर रहा है, साथ में ग्रोथ भी करते जा रहा है, तो फिर क्या है, वो हमारे कंपनी के लिए एक्चुअली अच्छी ही बात होती है। और मैं आपको बता दूं कि कोई भी कंपनी मतलब या तो कर्ज ज़्यादा भी ले ले तो वो भी अच्छी बात नहीं है, और कर्ज बिल्कुल भी ना ले पाए तो वो भी शायद मतलब कह सकते हो कि मतलब अच्छी बात नहीं है। क्योंकि हो सकता है मतलब आप कर्ज इसलिए शायद ना ले पा रहे होंगे क्योंकि आपका क्रेडिट वर्दीनेस जो होता है वही शायद आपका नहीं मेंटेन हो पा रहा होगा, जिसके कारण आपको कोई कर्ज यानी कि लोन देना ही नहीं चाह रहा होगा। तो हमें क्या करना है, मतलब इस रेशियो पे क्या फोकस करना है कि किसी भी कंपनी का ये जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है सो क्या है, कंटिन्यूसली राइज बस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस पे हमें फोकस करना है। खैर अब हम चलते हैं अपने अगले टर्म्स पे, जो कि है P/B रेशियो, यानी कि प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। जी हाँ दोस्तों, अगर बात की जाए इसका फार्मूला का, तो P/B इज इक्वल टू शेयर प्राइस बाई बुक वैल्यू पर शेयर होता है। अब अगर आपको ये समझ में नहीं आया कि मैंने क्या बोला, तो मैं आपको सिंपल वे में समझाता हूँ कि शेयर प्राइस मतलब जो भी कंपनी होता है उसका क्या होता है, शेयर ट्रेड करते रहता है, तो वही शेयर प्राइस के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। और बुक वैल्यू पर शेयर मतलब क्या है, पहले हमें समझना है कि बुक वैल्यू क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, बुक वैल्यू मतलब कंपनी के पास जो नेट एसेट्स होता है उसी को एक्चुअली बुक वैल्यू कहा जाता है। और इसे निकालने का फार्मूला क्या होता है, तो नेट एसेट्स या बुक वैल्यू इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज़ कर देते हैं, तो क्या होता है, हमारे पास वो नेट एसेट्स निकल के आता है, जिसे हम बुक वैल्यू भी कहते हैं। अब हमें क्या करना है, बुक वैल्यू पर शेयर निकालना है। मतलब क्या है, इसका फार्मूला क्या हो सकता है, सिंपल है, बुक वैल्यू पर शेयर इज इक्वल टू बुक वैल्यू बाई टोटल शेयर्स। तो इससे क्या होगा, हमारे पास बुक वैल्यू पर शेयर आ गया। अब इसी को क्या करना होता है, अब हमें जो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो जो होता है उसके फार्मूला में जाके क्या करना है, पुट इन करना होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कि कोई कंपनी है जिसका क्या हो गया, शेयर प्राइस मान लो आपको मालूम है कि शेयर प्राइस उसका हो गया जैसे 100 रुपया, ठीक है। और बुक वैल्यू हमें पता है नहीं, तो बुक वैल्यू क्या है, हमें अभी निकालना है। तो मान लो कि बुक वैल्यू निकालने से पहले क्या करना होगा, हमें उसके एसेट्स को देखना होगा, ठीक है, कि उसके पास एसेट्स जो नेट एसेट्स कितना आ रहा है सो। तो उसका फार्मूला क्या था नेट एसेट्स निकालने का, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ करने का था, है ना। तो मतलब क्या है, अब उसके पास एसेट्स मान लो कि जैसे 1000 रुपीज़ है, ठीक है, और लाइबिलिटीज़ मान लो कि 500 रुपीज़ है। तो अब क्या हो गया कि उसके पास एसेट्स या बुक वैल्यू जो आया सो कितना हो गया, वो हो गया 500 रुपीज़, है ना। 1000 माइनस 500 मतलब क्या हो गया, 500 रुपीज़ उसका बुक वैल्यू आ गया। अब हमें क्या करना है,
उस बुक वैल्यू पर शेयर वाले फार्मूला में डालना है। तो उसका जो फार्मूला क्या था, बुक वैल्यू पर शेयर इज इक्वल टू बुक वैल्यू बाई टोटल शेयर्स। तो मतलब क्या है, बुक वैल्यू हमारे पास कितना आया था, अभी 500 रुपीज़ आया था, और उसके बाद उसका टोटल शेयर्स कितना है सो हमें मालूम होना चाहिए। तो मान लो कि उसका टोटल शेयर्स जो है सो मान लो क्या है, मतलब जैसे कह सकते हो कि चलो 10 है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, तो 500 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो इससे क्या हमारे पास आ गया, बुक वैल्यू पर शेयर आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है एक्चुअली, अब इसे P/B का जो फार्मूला है, मतलब प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, वहाँ पे जाके क्या करना है, इसको पुट करना है। तो शेयर प्राइस हमारे पास क्या था, 100 रुपीज़ था, और बुक वैल्यू पर शेयर क्या निकल के आया, 50 रुपीज़। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो फिर कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा ना, उसका जो रेशियो होता है, जैसे 100 डिवाइडेड बाई 50 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। इसका मतलब P/B रेशियो हमारे पास कितना आया, 2 आया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो का यूज़ क्या है, कहाँ पे इसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली अगर कंपनी अचानक से बंद हो जाए तो उस समय आपको कितना रुपया मिल सकता है, वही एक्चुअली इसमें ये मदद करता है कैलकुलेट करने में। तो अगर जैसे अभी हम लोगों ने क्या देखा एग्जांपल में कि एक कंपनी था जिसका शेयर प्राइस कितना था, 100, और उसका बुक वैल्यू पर शेयर अभी क्या आया था, 50 रुपीज़ आया था। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो कंपनी बंद हो जाता है तो हमको कितना मिलेगा, 50 रुपीज़ मिलेगा। और प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो क्या आया था, 100 डिवाइडेड बाई 50 इज इक्वल टू 2। मतलब क्या है कि हम उस कंपनी को कितना पैसा दे रहे हैं, मतलब उसके बुक वैल्यू से डबल पैसा दे रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो अगर 1 या 1 के नीचे आए तो वो बहुत अच्छी बात होगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने क्या कहा था अभी, P/E रेशियो जब निकाले थे, जो कि क्या था, प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकाले थे, तो वहाँ पे भी क्या था, मैंने बोला था क्या चीज़, कि सबसे पहले हमें क्या करना है, इंडस्ट्री एनालिसिस करना होता है इसके लिए। उसके बाद फिर उसके कंपिटिटर के साथ हम एनालिसिस करते हैं, और फिर जाके हमें डिसीजन लेते हैं कि उसका जो मतलब प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है वो 1 होना चाहिए या 10 होना चाहिए। वो क्या होता है, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिफर करता है। तो इसे क्या करना है हमें, मतलब एक ऐसा नहीं धारणा नहीं बना लेना चाहिए कि भाई प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो मतलब 1 या 1 के नीचे हो तो बहुत बढ़िया बात है। तो ऐसे अगर आप देखोगे तो फिर IT कंपनी तो आप कभी खरीद ही नहीं पाओगे। खैर अब हम चलते हैं अपने अगले टर्म्स पे, जो कि होता है करेंट रेशियो। जी हाँ दोस्तों, एक्चुअली करेंट रेशियो कहने का मतलब क्या है, कंपनी के शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी को बताना। जी हाँ दोस्तों, अगर बात की जाए इसके फार्मूला की, तो इसका फार्मूला होता है करेंट रेशियो इज इक्वल टू करेंट एसेट्स बाई करेंट लाइबिलिटीज़। करेंट का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, करेंट का मतलब ऐसा समझ लो कि हाल फिलहाल में, मतलब हो सकता है कंपनी बहुत बढ़िया हो लेकिन अगर उसके पास करेंट एसेट्स मतलब हाल फिलहाल में एसेट्स ही ना हो, ठीक है, और लाइबिलिटीज़ ज़्यादा हो, तो क्या है वो उसके लिए बर्डन हो सकता है। तो इसलिए हमें ध्यान में क्या रखना है, करेंट रेशियो मतलब हाल फिलहाल में, ऐसा तो नहीं कि कुछ डामाडोल सिचुएशन हो। तो ये चीज़ हमें क्या होता है ध्यान में रखना होता है। अगर बात करें करेंट रेशियो का आइडियल रेशियो क्या हो सकता है, तो 1 या 1 से अधिक होना चाहिए। तो दोस्तों आज हम लोगों ने कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स को जाना स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, जो कि हमारे एनालिसिस को बेहतर करेगा, जिससे हम इजीली कंपनी को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन से कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए और किस कंपनी को अवॉइड करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों अभी के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, और अगर अभी तक आप मेरे साथ इस चैनल पे बने हुए हो तो दिल से धन्यवाद।